हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सभी को? तो आज स्टार्ट करेंगे जो कल से छूट गया था। तो नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक मतलब जो प्राचीन काल के जो वंश बच चुके हैं वो आज लगभग लगभग खत्म कर देंगे। फिर कल से हम नया टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरुआत करेंगे। तो राधे रानी के चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो सबसे पहले जो आज वंश पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के जो वंश हैं उन्हें आप रट लेना, पुड़िया में डाल लेना, पुड़िया बनाकर खा लेना या पानी में डालकर घोरकर पी जाना ग्लूकोज की तरह, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन जो आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान रखिए आज के वंशों के बारे में। तो सबसे पहले आज जो स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि कल से थोड़ा कनेक्ट करता हूँ कि कल हमने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ा था। गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के बारे में बताया था मैंने। कलचुरी हो गए, चंदेल हो गए और परमार हो गए, ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत मिलते हैं आपको बहुत सारी बुकों में। कुछ बुकों में अलग मिलता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे क्या चीज है। तो आज स्टार्ट करेंगे। कलचुरी तक पढ़ चुके थे, गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश। तो आज जो वंश पढ़ेंगे वो आपका है चंदेल वंश। चंदेल वंश, जो वंश पढ़ेंगे चंदेल वंश, ऐसे बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। इसे जेजा भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। चंदेल वंश के बारे में आप ये देख सकते हो कि ये चंदेल वंश है जो खजुराहो के जो प्रतिष्ठित मंदिर है और जहाँ पर जो स्पष्ट रूप से कामसूत्र की जो मूर्तियां हैं उन्हें दर्शाया गया है, वो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में भी जानेंगे, कौन सा मंदिर किसने बनवाया है ना। तो चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चंदेल वंश के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि चंदेल वंश कहाँ पर क्या है। ये देख सकते हो आप, ये मध्य प्रदेश का मैप बनाया हम लोगों ने, ये वाला, ये देखो, ये मध्य प्रदेश का मैप बनाया हमने। इस मध्य प्रदेश के मैप में आप ये वाला पार्ट जो देखते हो ये कहलाता है बुंदेलखंड। जब मैं विभाजन पढ़ाऊंगा तब आप ये बताऊंगा, ये बुंदेलखंड वाला पार्ट है, बुंदेलखंड। इस वाले पार्ट में ये मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा था और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा था। इस वाले पार्ट में आपका वंश निवास करता है, वो आपका है चंदेल वंश। तो इसी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वंश को जो अन्य नाम जाना जाता है वो है जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है ना। इस वंश के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन था और कब इसकी स्थापना की गई। इस वंश का जो संस्थापक था उसके बारे में जानते हैं। तो संस्थापक जो था, आप सभी को पता है, जो संस्थापक था वो थे नानुक नन्नुक चंदेल। नन्नुक चंदेल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है और नन्नुक चंदेल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे बोला जाता था चंद्र वर्मा। चंद्र वर्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है ना। इसके अलावा इस वंश की जब स्थापना हुई थी, ये माना जाता है कि 812 ईस्वी के समथिंग इस वंश की स्थापना की गई थी। और ये क्षेत्र कहाँ है आप सभी को पता है, मैं बता चुका हूँ, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। जो क्षेत्र है वो क्षेत्र देख सकते हो, तो मैं बता चुका हूँ ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में निवास करता था। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ये था वंश। इसकी दो राजधानियां थी, एक कलिंजर थी, एक खजुराहो थी। इस वंश की दो राजधानियां थी, एक तो आपकी कलिंजर मिलेगी आपको और एक आपको मिलेगी खजुराहो। खजुराहो, इस वंश की दो राजधानियां देखने को मिलेगी। तो इस वंश के बारे में ये। दूसरी बात ये है कि जो नानुक चंदेल की बेटी थी, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चंदेलों का जो संबंध था वो कलचुरियों के साथ भी था। तो इनकी एक बेटी थी, है ना। इनकी बेटी थी, चंदेलों की एक पुत्री थी। चंदेलों की पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था अट्टा, जिसका विवाह विवाह किससे हुआ था, विवाह की बात आती है तो विवाह हुआ था कलचुरी वंश में। कलचुरी वंश पढ़ा चुका हूं आपको। कलचुरी वंश के जो शासक थे उनका नाम था कोकल प्रथम। कोकल प्रथम, कोकल पष्ट के साथ इनका विवाह हुआ था। जो इस वंश की जो राजकुमारी थी अट्टा, अट्टा का विवाह कलचुरी वंश की उसके साथ हुआ था। है, तो चंदेलों की जो संबंध थे, इससे ये स्पष्ट होता है कि कलचुरियों के साथ भी इनके अच्छे संबंध थे। इसी के साथ आगे बढ़ते दूसरी दूसरी चीज ये देखते हैं कि चंदेल शब्द,
चंदेल जो शब्द आया वो आया कहां से, तो चंदेल शब्द हमें एक अभिलेख मिलता है। वो कौन सा अभिलेख मिलता है? दुधई अभिलेख। दुधई अभिलेख में ये हमें सभी जानकारी मिलती है कि दुधई अभिलेख के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि चंदेल शब्द दुधई अभिलेख में उल्लेख होता है, वहीं से हमें चंदेल शब्द देखने को मिलता है। तो इसके ये हो गया। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। आगे बढ़ते हैं। तो नन्नुक के बाद जो अगले वंश आएंगे, मतलब एक बार आप सभी को देख लें, ये नन्नुक चंदेल हो गए। नन्नुक चंदेल हो गए। इसके बाद जो अगले शासक आएंगे उनके बारे में जान लेते हैं। अगले शासक जो आएंगे वो आएंगे जय सिंह। कौन से आएंगे? अगले शासक के बारे में जानेंगे तो वो आएंगे जय सिंह। जय सिंह के नाम पर ही ये नन्नुक के पौत्र थे। कौन थे ये? नन्नुक के पौत्र थे। ये नन्नुक के पौत्र थे। और जय सिंह या इनका नाम मिलता है जय शक्ति। एक और नाम मिलता है, वो भी ध्यान रखना, जय शक्ति। जय सिंह या जय शक्ति इनका नाम मिलता है, जो इनके नाम पर ही जेजाक गुप्ती नाम पड़ा था। खजुराहो का नाम जेजाक गुप्ती इन्हीं के नाम पर पड़ा था। जेजाक गुप्ती नाम पड़ा था, इन्हीं के नाम पर जेजाक गुप्ती खजुराहो का नाम पड़ा था। या चंदेल वंश को जेजाक गुप्ती वंश भी कहा जाता है इन्हीं के नाम पर, ये ध्यान रखना। जय सिंह के बाद जो आपका अगला शासक आता है, वो अगला शासक आता है आपका यशोवर्मन। कौन आता है? यशोवर्मन। अगला पेन लेते हैं, ये वाला, यशोवर्मन। यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही प्रतापी शासक था। और इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले इसने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर का नाम है चतुर्भुज मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर बनवाया जिस मंदिर का नाम है चतुर्भुज मंदिर बनवाया इसने। भैया जब इसने चतुर्भुज मंदिर बनवाया, तो ये मंदिर, ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ये ध्यान रखना, विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान का मंदिर है। लेकिन इसमें जो मूर्ति रखी गई विष्णु भगवान की, इसमें जो मूर्ति रखी गई इस मंदिर में, चतुर्भुज मंदिर में जो मूर्ति रखी गई, चतुर्भुज मंदिर में जो मूर्ति रखी गई थी वो किससे ली थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मूर्ति ली थी इन्होंने, एक मूर्ति रखी गई थी इस मंदिर में, विष्णु भगवान की मूर्ति। उस मूर्ति का नाम था बैकुंठ की मूर्ति। बैकुंठ नाम से मूर्ति थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी। जो इन्होंने ली थी किससे? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था, उस समय उसका नाम था देवपाल। तो इन्होंने ये मूर्ति देवपाल से छुड़ाई थी, और देवपाल की कहीं ना कहीं इन्होंने हत्या कर दी थी। किसने? यशोवर्मन ने। इसके अलावा यशोवर्मन ने एक और मंदिर का निर्माण करवाया, उसका नाम था लक्ष्मण मंदिर। इस वंश में जितने भी मंदिर पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा इसी वंश में मंदिरों के बारे में पूछा जाएगा, और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलते ही रहते हैं। इसके अलावा जो अगला अगला शासक आता है वो आपका आता है दंग। कौन सा आता है? वो आपका आता है दंग। दंग के बारे में पढ़ लेते हैं। दंग, ये दंग जो शासक आता है, सबसे पहले इसने जो गुर्जर प्रतिहार, ये चंदेल थे, चंदेलों को सबसे पहले स्वतंत्र कराया। किससे? गुर्जर प्रतिहारों से। मतलब इन्होंने स्वतंत्र वंश की स्थापना, सबसे पहले चंदेल वंश की स्थापना किसने की? या वास्तविक संस्थापक कौन है? दंग है। दंग के अलावा इसने क्या बनवाया? दंग ने खजुराहो को राजधानी बनाया। खजुराहो को राजधानी बनाया। पहले राजधानी जो थी, राजधानी कैपिटल बनाया। कैपिटल किसको बनाया इन्होंने? खजुराहो को बनाया, जो पहले राजधानी कलिंजर हुआ करती थी। इसके अलावा इनके बारे में ध्यान रखना, मंदिर जो इन्होंने मंदिर बनवाए उनके बारे में, पार्श्वनाथ मंदिर बनवाए इन्होंने। विश्वनाथ विश्वनाथ और इसके अलावा जो इन्होंने मंदिर बनवाया वो था वेदनाथ। ये 3 मंदिर इनके बारे में याद रखना कि 3 मंदिर इन्होंने बनवाए थे। किसने? दंग। दंग के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि दंग ने ये बनवाया था। दंग के बाद एक और इनका अगला, इनका जो लड़का है वो आता है। दंग के बाद जो लड़का आता है वो उसका नाम है आपका दंग हो गया। दंग के बाद आपका आता है कौन सा? गंड।
गंड। गंड के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भी कुछ मंदिर बनवाए, उन मंदिरों का नाम है जगदम्बा और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? गंड ने करवाया था। इनके बारे में ये ध्यान रखना। गंड के बाद आता है, गंड के बाद गंड के बाद आता है आपका अगला शासक जो आता है वो आता है आपका विद्याधर। ये सबसे शक्तिशाली शासक था विद्याधर। विद्याधर के बारे में कहा जाता है कि इनके समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ये ध्यान रखना, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो इन्होंने क्या किया, कूटनीति का सहारा लेते हुए इन्होंने इससे क्या कर ली थी, प्रतिरोध किया और इन्होंने इससे संधि कर ली थी। लेकिन एक इंसान था इन्हीं का, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था उस समय। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था उसका नाम था, आप सभी को पता है, राजपाल। तो राजपाल भाई साहब ने क्या किया, जो राजपाल थे, राजपाल ने क्या किया कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया तो इन्होंने क्या किया, बिना लड़े, बिना युद्ध लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण के भैया हमारी बस की नहीं है तुमसे युद्ध लड़ने की, ये लो महाराज तुम्हारे सामने ये झुक गए, मतलब बिना युद्ध लड़े। ये बात किसको बुरी लगी? विद्याधर को। तो विद्याधर ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी भाई साहब। किसकी हत्या कर दी? इन राजपाल की हत्या किसने कर दी? विद्याधर ने। इसी बात से गुस्साए विद्याधर ने हत्या कर दी। लेकिन ये हत्या की थी, इन्हीं के मंत्री थे उनके द्वारा करवाई गई थी। इन्हीं के जो मंत्री हैं उनका नाम था, जो किसके, राजपाल के जो मंत्री थे उनके द्वारा ही इनकी हत्या करवा दी गई थी और उनका नाम था अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन के द्वारा इनके मंत्री किसका था? राजपाल का ही मंत्री था अर्जुन। अर्जुन के द्वारा किसने हत्या करवा दी गई थी? विद्याधर ने। विद्याधर के बारे में और भी महत्वपूर्ण चीजें ये हो जाती, किसने सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कंदरिया, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो सबसे बड़ा मंदिर समूह है, जो पश्चिमी मंदिर समूह में आता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये ध्यान रखना, ये गुजराव का सबसे बड़ा मंदिर है। ये ध्यान रखना, कंदरिया महादेव का मंदिर। इसके अलावा विद्याधर के बाद जो अगला शासक आएगा उस शासक के बारे में जानते हैं। तो अगला शासक जो विद्याधर के बाद वो आता है परमादिदेव। परमादिदेव के बारे में आप सभी जानते हैं कि परमादिदेव वही शासक है जिनके समय आला उदल की जो कहानियां फेमस है, आला खंड के बारे में सुना होगा, जिसमें 52 युद्धों का वर्णन है, जिसमें माना गया है कि 52 युद्ध लड़े गए थे आला उदल ने, और 52 युद्धों में से एक भी युद्ध नहीं हार रहे थे कौन? आला उदल। तो उन्हीं के बारे में ये जानकारी देता है ना। तो परमादिदेव के ही सेनापति थे। कौन थे? सेनापति। ध्यान रखना, जो सेनापति थे वो कौन कौन से थे आपके? आला उदल, आला उदल, आला उदल इनके सेनापति थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 52 युद्ध लड़े, है ना, और जिसका वर्णन आपको मिलेगा आला खंड में, आला खंड में। इसके अलावा एक इनका दरबारी कवि था चंद्रवरदाई, जिसने दरबारी कवि था परमादिदेव का दरबारी कवि, दरबारी कवि जिसने क्या रचना की? दरबारी कवि था चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, सॉरी, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो नाम से एक रचना की, जिसमें हमें इनके 52 युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है, इनके दरबारी कवि के बारे में, कि भैया इनके दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, जिसमें 52 युद्धों का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो यात्रिकालीन युद्ध हुआ था, सबसे पहले 1182 में, 1182 में प्रथम रात्रिकालीन युद्ध, रात्रिकालीन युद्ध था वो, फर्स्ट युद्ध था, ये ध्यान रखना। और ये प्रथम रात्रिकालीन युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से। ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज चौहान वही चौहान है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वही चौहान है जिन्होंने
तराइन का युद्ध लड़ा था किससे? मोहम्मद गोरी को, जिन्होंने एक बार मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। फिर इन्होंने कहा कि भैया जा, तुझे माफ किया, वो माफी मांगने लगे, दूसरे युद्ध में ने हरा दिया। तो इस समय ऐसा माना जाता है कि जब तराइन का युद्ध हुए थे तो भारत के जो महान योद्धा थे, बहुत शक्तिशाली, सॉरी तराइन का युद्ध नहीं, जब 1182 में ये युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में क्या हुआ कि बहुत भारत के जो शक्तिशाली योद्धा थे, वो बहुत सारे योद्धा मारे गए थे इस युद्ध में। ये भयंकर युद्ध था और इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की लगभग हार तय थी और पृथ्वीराज चौहान लगभग हार चुका था। लेकिन फिर आला उदल क्या होता है कि आला उदल मारा जाता है, इसके बाद आला पृथ्वीराज चौहान को हरा ही देता है। बहुत शक्तिशाली थे। इसके अलावा आला के बारे में बुंदेलखंड में जब भी चर्चाएं होती है तो आला उदल के बारे में आपको सुनने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत ही वीर सेनापति थे। लेकिन फिर क्या किया, परमादिदेव के बारे में और जान लेते हैं। ये तो आला उदल होगा है कि जब तक आला उदल थे तब तक परमादिदेव बहुत शक्तिशाली इंसान था, उसके तरफ आंख उठाकर पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक भी नहीं देख सकते थे, है ना, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया था आला उदल ने, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब परमादिदेव शासक रहे तो इन्होंने क्या किया, ये बूढ़े हो चुके थे, तो तब इनके समय क्या हुआ, 1202-3 में 1202-3 में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन आक्रमण करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है भैया जो आप जानते हो कि जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है तराइन के द्वितीय युद्ध में, इसके बाद भारत में जो साम्राज्य स्थापित होता है वो आपको पता है गुलाम वंश स्थापित होता है। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये क्या करते हैं, परमादिदेव आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इसी से गुस्सा है कुतुबुद्दीन ऐबक से, जब ये आत्मसमर्पण कर देते तो इनके मंत्री क्या कर देते, फिर इनकी भी हत्या कर देते। हत्या कौन कर देता? ये नहीं करता, जब इससे ये हार जाते हैं कि आत्मसमर्पण टाइप का कर देते हैं तो इनके मंत्री द्वारा इनकी परमादिदेव की भी हत्या कर दी जाती है कि भैया तुमने आत्मसमर्पण क्यों किया। तो इतनी चीजें इनके बारे में हो जाती है, चंदेल वंश के बारे में। इसके अलावा चंदेल वंश है, उसके बारे में ये माना जाता है इस वंश की जो अंतिम राजकुमारी थी, जगह बची, हाँ, इस वंश की जो अंतिम राजकुमारी थी, अंतिम राजकुमारी के बारे में जान लेते हैं। तो अंतिम राजकुमारी इस वंश की अंतिम राजकुमारी कौन थी? वो थी दुर्गावती। दुर्गावती, जो आप सभी को पता है कि 1564 का जो गोंडवाना का युद्ध हुआ था, गोंडवाना का जो युद्ध हुआ था उसमें इनकी 1564 दुर्गावती 1564 में जो गोंडवाना का युद्ध हुआ था, गोंडवाना के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सभी को पता है 1564 में, जो चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी थी यहाँ पर। इससे पहले हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग इस वंश को अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये चंदेल वंश के बारे में जितनी भी इंपोर्टेंट जानकारी हो सकती है वो मैंने आप पे बताने की कोशिश की है, और एक एक चीज आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा इस वंश के जो मंदिर है उनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से मंदिर है। तो इस वंश के जो मंदिर है उनके बारे में जान लेते हैं, मंदिरों के बारे में। तो मंदिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मंदिर, इनको आपको ध्यान रखना है। मंदिरों के बारे में बात करें तो ये चंदेल वंश के जो मंदिर हैं वो ध्यान रखना, इस वंश के जो मंदिर हैं उन्हें 3 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में? 3 समूह में। चौथा समूह कौन सा नहीं है ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल 100%। तो 3 समूह में बांटा गया है। पश्चिमी मंदिर समूह, आपका पश्चिमी मंदिर समूह मिलेगा, आपका मिलेगा पूर्वी मंदिर समूह मिलेगा, और आपको मिलेगा दक्षिणी मंदिर समूह। तो ये मंदिर समूह मिलेंगे। लेकिन इतने सारे मंदिर हैं, उन्हें याद कैसे रखेंगे उसकी भी ट्रिक है। जैसे पूर्वी मंदिर समूह में हम बात करें तो इसमें जो जो मंदिर आते हैं वो आपको रटना ही है ना। तो इसमें सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर आता है, तो जिसकी ट्रिक है पीछे महादेव 64 चित्र विश्व लक्ष्मण मात्र के हैं। तो पीछे महादेव, कंदरिया महादेव, ये महादेव मंदिर है, ये कंदरिया महादेव है, कंदरिया महादेव मंदिर। तो पाछे महादेव 64 चित्र, 64 योगिनी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, 64 चित्र योगिनी मंदिर, 64 चित्र विश्व
विश्वनाथ मंदिर है, विश्व लक्ष्मण लक्ष्मण मंदिर है, विश्व लक्ष्मण पाछे महादेव 64 चित्रगुप्त मंदिर है, सॉरी चित्रगुप्त आ गया, चित्रगुप्त मंदिर आ जाएगा। पाछे महादेव 64 चित्र विश्व लक्ष्मण मात्र के मानतेश्वर मंदिर है, ये ध्यान रखना, चित्रगुप्त हो गया। ये एक और मंदिर है मंतेश्वर, मंतेश्वर जो मंदिर है इसके बारे में ध्यान रखना, इसका निर्माण इनके चंदेल वंश का एक शासक था हर्षवर्मन, उसके द्वारा करवाया गया था, हर्षवर्मन वर्मन के द्वारा करवाया गया था, हर्षवर्मन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, मंतेश्वर मंदिर। दक्षिणी मंदिर समूह में जो मंदिर आते हैं, इससे पहले हम जानेंगे किस मंदिर समूह के बारे में, पूर्वी मंदिर समूह के बारे में। तो पूर्वी मंदिर समूह में जो मंदिर आते हैं वो है कि पूर्वी मंदिर समूह की जो ट्रिक है वो है कि आपकी जो 12 जो पूर्वी मंदिर समूह की जो ट्रिक है वो आपके सामने है कि 52 ब्रह्म पार्श्ववादी घटे जा रहे हैं। वामन मंदिर, वामन मंदिर, वामन ब्रह्म मंदिर, ब्रह्म नाम से वामन ब्रह्म पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, वामन ब्रह्म पार्श्व आदिनाथ, यहाँ शांतिनाथ भी है, ध्यान रखना, शांतिनाथ, शांतिनाथ है, बावन ब्रह्म पार्श्व आदिनाथ, आदिनाथ भी यहाँ पर स्थित है। बावन ब्रह्म पार्श्व आदि घटे जा रहे हैं, घटाई मंदिर यहीं पे स्थित है, घटाई मंदिर और जाबरी मंदिर, जाबरी मंदिर। तो इतने मंदिर आपको इस समूह में देखने को मिल सकते हैं, ये सारे मंदिर आपको ध्यान रखना है। आदिनाथ को ही शांतिनाथ कहा जाता है, ये आदिनाथ शांतिनाथ। दक्षिणी मंदिर समूह में जो ध्यान रखना, दूलादेव और चतुर्भुज मंदिर है। कौन कौन से हैं आपके? दूलादेव और चतुर्भुज मंदिर, दूलादेव और आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज मंदिर। ये मंदिर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पूरे मंदिर याद हो जाए। ये मंदिर पूरे के पूरे रटना है और आपको बिल्कुल रट के ही दम लेना है ना। ये सारे मंदिर हो गए आपके, तो ये सारे मंदिर आपको याद होने चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं चंदेल वंश के बारे में, जो चंदेल वंश की जितनी भी इंपोर्टेंट बातें हो सकती है मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद जो अगला वंश पढ़ेंगे वो आपको पढ़ेंगे परमार वंश। तो परमार वंश भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे इसी वंश में। तो परमार वंश को जानने से पहले परमार वंश का इतिहास जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो स्टार्ट करेंगे हम कौन सा वंश? परमार वंश, परमार वंश। तो परमार वंश, ये परमार वंश हो गया। तो परमार वंश के बारे में कहा जाता है कि ये वंश अपने आप में एक अद्भुत वंश था और बहुत ही शक्तिशाली वंश था। तो परमार वंश ये मध्य प्रदेश के, यहाँ पर ये मैं आपको मैप बना दूं थोड़ा मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश का मैप है, यहाँ पर कहीं ना कहीं धारा नगरी है और धार के आसपास इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पर परमार वंश था, मतलब ये मालवा क्षेत्र में, ये मालवा क्षेत्र है, मालवा, मालवा क्षेत्र में इन्होंने धार नगरी या धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाई थी, पहले उज्जैनी थी। तो यहाँ पर ये मालवा क्षेत्र में निवास करता था कौन सा वंश? परमार वंश था। इस वंश का जो संस्थापक था उसके बारे में जान लेते हैं। इस वंश का जो संस्थापक था उसके बारे में जानते हैं, संस्थापक। तो इस वंश का जो संस्थापक था वो भैया आपको मिलता है उपेंद्र या कृष्णराज, उपेंद्र, यहाँ आपको मिलेगा कृष्णराज, उपेंद्र या कृष्णराज इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इस वंश का माना जाता है कि इस वंश की जो राजधानी थी, राजधानी पे दो राजधानियां थी, पहले इस वंश की राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन थी। इसके बाद इस वंश की राजधानी धार थी, धारा नगरी, धार या मांडू भी इस वंश की राजधानी माना जाता है ना। मांडू में कहा, धार में कहा, मांडू इस वंश की राजधानी मानी जाती है, राजा भोज के समय आ जाती है। इसके अलावा इस वंश का संस्थापक ये हो गया। इस वंश का जो अगला शासक है उसके बारे में जान लेते हैं। जो इस वंश के अगले शासक हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इस वंश के जो अगले शासक हैं वो है आपके सियक,
इस वंश के जो अगले शासक हैं वो आपके कौन है? बेरी सिंह द्वितीय, है ना। कौन है आपके इस वंश के अगले शासक? वो है आपके बेरी सिंह द्वितीय। बेरी सिंह द्वितीय। तो बेरी सिंह द्वितीय ने क्या किया कि इस वंश की जो पहले राजधानी थी कहाँ थी? उज्जैन थी। उज्जैन थी। उज्जैन से जो राजधानी धार जो लाया, धार राजधानी जो लाया, वो इस वंश का शासक कौन था? बेरी सिंह द्वितीय। इसके बाद इस वंश का जो अगला शासक आता है, वो अगला शासक आपका आता है, कौन आता है? वो आपका आता है सियक द्वितीय। सियक द्वितीय। जो सियक द्वितीय था वो इस वंश का स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र करवाया था। ये ध्यान रखना कि इस वंश को जो स्वतंत्र करवाया था, मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि ये पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। जब ये आजाद हुए, मतलब जब सियक ने आजाद करवाया था, तब ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ध्यान रखना, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों के सामंत थे। उनसे इन्होंने आजाद करवाया था किनको? इस वंश को। सियक वंश ने परमार वंश को किससे आजाद करवाया था? स्वतंत्र करवाया था, राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र करवाया था। ये ध्यान रखना आप, है ना। गुर्जर प्रतिहारों से नहीं करवाया था, ये पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, इसके बाद राष्ट्रकूटों की हुए। तो राष्ट्रकूटों से किसने स्वतंत्र करवाया था? सियक द्वितीय ने इस वंश को स्वतंत्र करवाया था। इसके अलावा आपका अगला जो शासक आता है वो आपका आता है बागपति मुंज, जो महत्वपूर्ण शासक हो जाता है। ये आपका पहला शासक हो गया, ये दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया महत्वपूर्ण शासक। तीसरा आता है आपका बागपति मुंज। बागपति मुंज, भैया बागपति मुंज के बारे में अच्छी कहानियां हैं। बागपति मुंज के बारे में कहा जाता है कि इसे दरबारी कवियों को भी शौक था, तो बहुत सारे दरबारी कवि भी मिलेंगे इसके दरबार में। लेकिन बागपति मुंज को इसी कारण बहुत सारी रचनाएं कवि ब्रश के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, कवि ब्रश के नाम से भी जाना जाता है। और बागपति मुंज ने एक झील का निर्माण करवाया था या सागर का निर्माण करवाया था, उसका नाम है मुंज सागर झील। एक झील बनवाई थी इसने, और उस झील का नाम है मुंज सागर झील। मुंज सागर झील, उस झील का नाम क्या है? मुंज सागर झील, जो इन्होंने बनवाई थी। इसके अलावा इन्होंने इसके समय मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब बहुत ही बेहतरीन काल था और मालवा में ये था, तो इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा इसने इसने क्या किया कि एक राजा था उस समय जिसका नाम था तेलप द्वितीय, चालुक था। अब मैं पढ़ा चुका हूँ चालुक वंश के बारे में। तो चालुक नरेश था, चालुक नरेश, चालुक नरेश था, उसका नाम था तेलप द्वितीय। कौन था? तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय, जिनके साथ इनकी चलती रहती थी ऊट पटांग हरकत टाइप की, मतलब युद्ध वगैरह चलते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, चालुक नरेश को ऐसा समझ रखा था कि बच्चा टाइप का समझ रखा था, तब मार देते थे। तब भी ये आता था युद्ध करता था, तो ये मुझसे जब भी युद्ध करता था तेलप द्वितीय, तो एक तब मारते थे और चला जाता था बेसियार। उस समय ये तेलंगाना के आसपास शासक था। लेकिन जब जब ये भाई साहब कितने, चालुक नरेश तेलप द्वितीय 6 बार हार गया। कितनी बार? 6 बार हार गया। 6 बार हार गया, तो भैया इसे हार बर्दाश्त नहीं हुई, है ना। इसे तो हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ये तो अंदर ही अंदर जल रहा था। लेकिन भाई साहब ये तो मान ही नहीं रहे थे मंजू भाई साहब। इन्होंने क्या किया कि अब अगली बार क्या किया कि इन्होंने क्या गलती की, इन्हें हराने के लिए, यहाँ गोदावरी पड़ती है दक्षिण भारत में, गोदावरी, गोदावरी, मतलब ये आपको, ये राजा भोज की तस्वीर है इधर, ध्यान रखना। ये मध्य प्रदेश का मैप मान लो, भारत का ही मैप बना लो। ये भारत का मैप मान लो आप, ये मैप है। ये आपका है क्या? मध्य प्रदेश है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर क्या, ये महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, गोदावरी, ये गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी, इन्हें क्या हुआ कि भैया इनका शासन यहाँ तक था पूरे क्षेत्र में, तो ये यहाँ पर थे, तो इन्होंने क्या किया, इस गोदावरी नदी को पार कर गए। अब जब गोदावरी नदी को पार कर गए, तो अब किसके क्षेत्र में आ गए? दूसरे क्षेत्र में। जबकि इनसे मना किया था, इनके एक मंत्री थे जिन्होंने, मतलब इनके एक मंत्री थे, मंत्री, उनका नाम था
क्या नाम था? रुद्रोदित। रुद्रोदित। रुद्रोदित नाम के मंत्री थे। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आते हैं, कि क्वेश्चन आता है आपके सामने आपके एग्जाम में, तो एक एक चीज ध्यान रखना। रुद्रोदित मंत्री थे। इन्होंने बोला कि भाई साहब आप ऐसी करो कि गोदावरी नदी को पार मत करो, उसका इलाका है, वहां आपको पकड़ा जा सकता है, आप हार भी सकते। नहीं भैया, इन्होंने नहीं माना मुझसे भाई साहब ने कि नहीं हम तो लड़ेंगे और जाएंगे। तो भाई साहब ये क्या किया, इन्होंने गलती से गोदावरी नदी को पार कर दिया और 7वीं बार आक्रमण कर दिया बेचारे तेलप। अब तेलप तो बेटा था। तेलप ने क्या किया कि इनको क्या किया, फिर तेलप भाई साहब ने क्या बना दिया, बंदी बना दिया। बंदी बनाकर अपने यहाँ कारागार में डाल दिया और कारागार में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभार कहा जाता है कि सियानों की बात या बूढ़े पुरानों की बात, बुद्धिजीवियों की बात मान लेना चाहिए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ या करो। तो यही ये कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है। इसके अलावा इसके दरबार में जो दरबारी जो मतलब कवि थे, दरबारी कवि, दरबारी कवियों के बारे में कहा जाता है कि इनके दरबार में बहुत सारे कवि थे, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण कवियों के बारे में जान लेते हैं। उसमें से था एक परिमल गुप्त। परिमल गुप्त। परिमल गुप्त। परिमल गुप्त पदम गुप्त या परिमल था, मतलब पदम गुप्त, पदम गुप्त या परिमल था, जिसने एक रचना रची थी जिसका ध्यान रखना, नव सासांग चरित्र। नव सासांग चरित्र नाम से एक इन्होंने रचना ही रची थी। किसने? परिमल ने या पदम गुप्त ने, एक इन्हीं का नाम है। नव शशांक चरित्र नाम से एक रचना लिखी थी, जिसमें इनका बेटा जो बागपति मुंज का बाद जो शासक बनेगा उसका नाम है सिंधुराज। कौन है? सिंधुराज अगला शासक बनेगा। तो सिंधुराज की विजयों का वर्णन, इसमें किसका वर्णन है? सिंधुराज की विजयों का वर्णन किया गया है। सिंधुराज की विजयों का वर्णन किसमें किया गया है? वो आपको पता है कि नव शशांक चरित्र में किया गया है ना। इसके अलावा और भी थे, धनिक था, धनंजय था, धनिक था, मेरुतुंग था। इसके अलावा धनिक, धनंजय और मेरुतुंग। मेरुतुंग नाम के इसमें दरबारी कवि थे, जिसमें से किसी की ध्यान रख लेना, धनंजय की 10 रूपक, धनंजय की एक रचना है 10 रूपक, और धनंजय की हो गई। धनिक की जो रचना है, धनिक की रचना है 10 रूपक, और यार धनिक की रचना है 10 रूपक, ध्यान रखना 10 रूपक। ये रचनाएं ध्यान हो जाए तो हो जाए, ध्यान रख लेना। बाकी इतनी चीजें हो गई बहुत है, बाकी फालतू की चीजें आगे बढ़ते हैं। अगला शासक मैं बता ही चुका हूँ, सिंधुराज। सिंधुराज के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नव शशांक चरित्र में सिंधुराज की विजयों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट नहीं, ज्यादा फालतू की चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अब हमारा जो अगला शासक आता है सिंधुराज। सिंधुराज के बाद जो अगला शासक आता है वो आपका आता है भोज। कौन आता है? भोज। भोज के बारे में जान लेते हैं। तो राजा भोज के बारे में ध्यान रखना, ये है राजा भोज जिनके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो इनके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, और इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनसे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शायद किसी से नहीं पूछे जाते। तो अगला शासक के बारे में जानेंगे, वो है राजा भोज। राजा भोज। राजा भोज ऐसा कहा जाता है कि भैया इनके बारे में एक वो कहानी प्रसिद्ध है, आपने भी सुना होगा, गाना भी बन चुका है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू के लिए। इनके वो कहानी क्यों प्रसिद्ध हुई उसके बारे में जानेंगे। कि राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि ये इन्होंने कलम के दम पर एक अनूठी फेल शुरुआत कर दी थी। जब से इनका ये मतलब खत्म हो जाते हैं, इसके बाद जो धारा नगरी है वो विद्या से हीन हो जाती, विद्या से विमुख हो जाती। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही वो प्रिय थे। इनके बारे में जान लेते हैं। कलम मतलब साहित्य प्रिय थे, साहित्यों में इनमें इनके बारे में ज्यादा रुचि थी, इन्हें ज्यादा रुचि थी। तो इनका जो जन्म देख लेते हैं पहले। जन्म, इनका जन्म भैया हुआ ही उज्जैन में था। कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। और ध्यान रखना कि मैं बताऊं, इनकी जन्म पढ़ लिया तो इनकी मृत्यु के बारे में भी देख लो। इनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है, मैंने पढ़ाया था, कलचुरी वंश का एक शासक को इनका नेपोलियन कहा जाता है, वो था कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण। तो कर्ण या लक्ष्मी कर्ण,
लक्ष्मी कर्ण के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है इनके 1055 ईस्वी में, कब किया जाता है? 1055 ईस्वी में। तो उसी आक्रमण में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, इनका शासनकाल रहा है आपको कहीं 1000 मिलेगा, कहीं 1010 से लेकर 1055 तक देखने को मिलेगा, लेकिन ये ज्यादा वैलिड जो शासन है यही माना जाता है। इसके अलावा राजा भोज के बारे में और भी जानते हैं। राजा भोज स्वयं जो था उस क्या था, ये इसने जो उपाधि धारण की थी, उपाधि भी धारण की थी, और उपाधियों में इन्होंने अपने आप को क्या बोला गया था? कविराज। क्या? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी तो इन्हें बोला गया कविराज बोला जाता है, कविराज। इसके अलावा इन्होंने नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी कि मैं नया विक्रमादित्य, नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, है ना। कविराज की उपाधि के पीछे तो इनके पीछे कारण हो सकते हैं, क्योंकि इनके दरबार में जो थे वो कवि थे, जो इनके दरबार में जो कवि थे वो थे, और इसके अलावा इन्होंने स्वयं रचनाएं लिखी थी। वो रचनाएं देख लेते हैं पहले। रचनाएं, इनकी रचनाएं जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इनकी रचनाओं को रट लेना भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं, और जिनको आपको याद करना और रटना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने विभिन्न ग्रंथों पर विभिन्न ग्रंथों पर ध्यान रखना, विभिन्न ग्रंथों पर लगभग इन्होंने 23 रचनाएं लिखी। कितनी? 23 रचनाएं रची। उनमें से प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? समरांगण सूत्रधार, समरांगण समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार। इसके अलावा युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, ऐसे ऐसे तो नाम है यार। युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, चारु चर्चा, सम्रांगण सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा। इसके अलावा इनकी रचना मिलती है विद्या विनोद, विद्या विनोद। इसके अलावा और भी इनकी रचनाएं देखने को मिल सकती हैं, वो आपकी रचनाएं हैं सिद्धांत संग्रह और सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, और एक और रचना मिलती है इनकी सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण। तो ये प्रमुख रचनाएं जो आपको याद होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। आगे बढ़ते क्या हो गई, उपाधि हो गई, रचनाएं हो गई। इसके अलावा इन्होंने जो राजा भोज ने जो निर्माण करवाया वो देख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने बनवाया। तो इन्होंने जो निर्माण करवाया उनके बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पीएससी आयोग इनके निर्माण के बारे में एक पूछ चुका कि जो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था राजा भोज ने। तो चित्तौड़ में इन्होंने निर्माण करवाया, ध्यान रखना। चित्तौड़ में, चित्तौड़ में इन्होंने एक मंदिर बनवाया, उसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये कहां पर बनवाया इन्होंने? चित्तौड़ में बनवाया। इसके अलावा इन्होंने धार में, धारा नगरी, धार में इन्होंने और सारी चीजें बनवाई। वो कौन कौन सी है? एक तो वहां पे मिलता है धार में जो सरस्वती मंदिर है वो मिलता है आपको। सरस्वती मंदिर के अलावा और भी चीजें आपको धार में मिलती है। इसके अलावा भोजशाला विद्यालय, भोजशाला ये एक संस्कृत विद्यालय था, ध्यान रखना। भोजशाला क्या था? संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, विद्यालय ये धार में था। इसके अलावा इसी के पास में सरस्वती मंदिर का वो मिलता है, सरस्वती मंदिर, सरस्वती मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सरस्वती मंदिर जिसमें आपको मिलेगा बाग देवी की मूर्ति, बाग देवी, बाग देवी की मूर्ति मिलेगी। और बाग देवी की जो मूर्ति है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? ये लंदन संग्रहालय में, लंदन संग्रहालय में,
आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहाँ ले गए, ऐसे बागदेवी की मूर्ति चुराकर, ऐसा माना जाता है धार से लंदन ले गए। मतलब भारत की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं कुल मिलाकर कहाँ ले जाते हैं, वो लंदन में ले जाते हैं और वहां पर जाकर रख देते हैं। भारतीयों के पास कुछ नहीं बचा बेचारों के पास, है ना। तो ऐसा ही हुआ है अपने साथ, बहुत नाइंसाफी हुई अपने साथ। इसके अलावा भोपाल पे आ जाते हैं। भोपाल शहर की स्थापना भी राजा भोज द्वारा ही की गई थी, भोजपाल के नाम से। किस नाम से? भोजपाल के नाम से भोपाल शहर की स्थापना की गई थी राजा भोज ने, है ना, भोजपाल। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें बनवाई, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी भोजताल बनवाया, जो भोपाल का तालाब है, भोजताल। और एक इन्होंने एक और बांध बनवाया, यहीं पे बांध बनवाया था, उसका नाम है साइक्लोपिनियन बांध। ऐसे ऐसे नाम रख दिए यार, साइक्लोपिनियन बांध। साइक्लोपिनियन बांध मतलब विशाल बांध, इसका मतलब होता है विशाल बांध। विशाल बांध, इस बांध का मतलब होता है साइक्लोपिनियन बांध। ये इस बांध का मतलब होता है कि साइक्लोपिन पियन बांध जो था बेतवा नदी किनारे, जो पियन पिनियन या जैसे पियन भी बोला जाता है ना, ये किस नदी किनारे है? ये बेतवा नदी किनारे, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा बांध? साइक्लोपिनियन बांध। इस बांध को नष्ट करवा दिया था किसने? इस बांध को नष्ट करवा दिया था, ध्यान रखना, आने वाले समय में हम एक शासक पढ़ेंगे, ओसन शाह ने। ओसन शाह ने इस बांध को नष्ट करवा दिया था, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने कहां पर, हाँ, इसके अलावा इन्होंने रायसेन में, रायसेन में एक भोजपुर का शिव मंदिर बनवाया। कौन सा? भोजपुर का शिव मंदिर। शिव मंदिर, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर रायसेन में स्थित है, भोपाल के बगल में स्थित है। और इस मंदिर को मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य भारत का सोमनाथ, मध्य भारत का सोमनाथ इस मंदिर को बोला जाता है। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखना कि जो धार में बहुत सारा मंदिर, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, एक किले का निर्माण भी करवाया था, उसका नाम था धार का किला। धार का किला, जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, लीलो उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। लीलो धान, लीलो उद्यान नाम से भी इसे जाना जाता है, लीलो उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है, लीलोद्यान गिरी, लीलोद्यान गिरी या लीलोद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुनर्निर्माण, ध्यान रखना, पुनर्जो निर्माण करवाया था, मैं आने वाले समय में एक शासक पढ़ाऊंगा, एमबीटी द्वारा करवाया गया था। एमबीटी का पूरा नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये निर्माण वाली चीजें हो गई राजा भोज के बारे में। राजा भोज के बारे में जो अन्य चीजें पढ़ेंगे वो इसके दरबार में जो कवि थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके दरबार में जो कवि थे, तो राजा भोज के दरबार में जो कवि थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कवि, तो ध्यान रखना, इनके दरबार में जो कवि थे, ऐसा माना जाता है कि आईने अकबरी में इनके दरबार में 500 विद्वानों का वर्णन किया गया है। आईने अकबरी में, किसमें? ये भी ध्यान रखना, आईने अकबरी, आईने अकबरी में बताया गया कि इनके दरबार में 500 विद्वान थे। कितने विद्वान थे? 500 विद्वान थे इनकी राजा भोज की राजसभा में। उसमें से कुछ विद्वानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला विद्वान जानते हैं तो वो है आपका भास्कर भट्ट। कौन सा? भास्कर भट्ट। भास्कर भट्ट, भास्कर भट्ट के बारे में कहा जाता है कि इसको राजा भोज ने विद्यापति की उपाधि दी थी कि भैया तुम विद्या से लीन हो, इसलिए तुम्हें बोला जाएगा विद्यापति, विद्यापति। इसके अलावा अगला जो दरबारी कवि था उसका नाम था उबट। उबट बोला जाता है कि इसने कुछ वैदिक ग्रंथों पर टीकाकरण या टीकी मिकी की थी, तो वो बोला जाता है, बाकी काम का नहीं है ज्यादा। आपका जो तीसरा है वो तीसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपका होता है धनपाल। धनपाल,
जिसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था बाद में, है ना। कौन सा धर्म? जैन धर्म। ये पूछ चुका है भैया, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूछ चुके हैं पीएससी में। जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा इनकी रचना है एक, उसका नाम है तिलक मंजरी। तिलक मंजरी इनकी रचना है। क्या नाम है उस रचना का? नाम है तिलक मंजरी। इसके अलावा एक और मिलता है, उसका नाम चौथे चौथे का नाम और देख लो। चौथे का नाम जो मिलेगा वो दामोदर मिश्र मिलता है। दामोदर मिश्र, वो जिनकी रचना है हनुमाना हटक। हनुमाना हटक, हनुमाना हटक करके इनकी रचना है। हनुमाना टक, हनुमाना हटक या टक करके इनकी ये रचना है। ये दरबारी कवि हो गए। इसके अलावा राजा भोज के बारे में और चीजें जानते हैं। राजा भोज का जो सेनापति था वो भी ध्यान रखना भैया। राजा भोज के बारे में तो सब पूछा ही जाता है। सेनापति, सेनापति था जैन कुलचंद्र नाम से। कुलचंद्र, जैन कुलचंद्र नाम से इनका एक सेनापति था। इसके अलावा इनकी पत्नियां, मतलब रानी लिखे यार, रानियां, रानियों के बारे में भी ध्यान रखना। इनकी जो रानियां थी उनका नाम था, एक का नाम था लीलावती, लीलावती, और एक का नाम था अरुंधति। अरुंधति, अरुण अरुंधति, जो अरुंधति और लीलावती इनकी उनका पत्नी का नाम था, ये थी विदुषी महिला थी, मतलब बहुत ही विद्वान महिला थी। इसके अलावा इनका एक अभिलेख मिलता है आपको। क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है। अभिलेख जो मिलता है उसमें इनके बारे में पृथ्वी का विजय बताया गया। उस अभिलेख का नाम है उदयपुर प्रशस्ति नाम का एक अभिलेख इनको देखने को मिलेगा, है ना। उदयपुर प्रशस्ति, उदयपुर प्रशस्ति नाम का एक अभिलेख मिलता है, और जिसमें इन्हें भोज को क्या बताया गया? भोज को पृथ्वी का अधिकारी बताया गया। पृथ्वी का अधिकारी मतलब पृथ्वी का विजेता या पृथ्वी का अधिकारी बताया गया। इसके अलावा भोज ने कुछ राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। कुछ गिने चुने जो राज्य थे उन पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी, जिनके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि इन्होंने इंद्रनत, तेलप, गंगेदेव, इंद्रनत, तेलफ, गांगेयदेव और काशीदेव, काशीदेव ये उड़ीसा का था भैया, आप सभी को पता है। सॉरी, ये कोंकण का था, कोंकण वाले थे ये गांगेयदेव आप सभी को पता है, ये कलचुरी वाले थे। कहाँ के थे? कलचुरी वाले थे, कलचुरी वंश के थे, आप सभी को पता है। तेलम, ये तेलंगाना वाला था, तेलंगाना वाला। और इंद्रनथ, ये आपके उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगे, ये वाले शासक उड़ीसा में। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये वाली जो कहानी फेमस हुई वो बताता हूं मैं आपको। वो वाली जो कहानी फेमस हुई इन दोनों को हराने के बाद हुई। किसे किसे? तेलत और गंगेदेव को जब हरा दिया था तब बोला जाता है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज, भोज, और कहाँ गंगू तेली। इन दोनों को हराने के कारण, तेलब को और गंगादेव को हराने के कारण राजा भोज के बारे में बोला जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतिली, मतलब राजा भोज से कोई टक्कर नहीं ले सकता, हेरा गेरा इंसान बिल्कुल नहीं। ये कहानी है जो हमें राजा भोज के बारे में इतनी जानकारियां देती हैं। राजा भोज के बाद जो अगले शासक आते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगले शासक जो आते हैं, अगले शासक, जगह बची है? हाँ, अगला शासक जो छोटे में ही आ जाएगा, जो अगला शासक आता है उसके बारे में जान लेते हैं। यहीं पे मिल जाएगी जगह। अगला शासक जो आता है उनके बारे में जान लेते, छोटी जगह मिल जाएगी, है ना। तो अगले शासकों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद भोज के बाद जो आता है वो आता है उदयादित्य। उदयादित्य, ऐसा माना जाता है कि जो उदयगिरी की गुफाएं
गुफाओं का नाम जो पड़ा, उदयगिरी की गुफाओं का नाम जो पड़ा वो उदयदित के नाम से भी, उदयदित के नाम से ही पड़ा, ऐसा माना जाता है ना, ध्यान रखना। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है मेलकदेव। मेलकदेव, मेलकदेव के बारे में कहा जाता है कि ये इसके समय 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कब? 1305 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क नाम से अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ये किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या पद्मावती मूवी देखी होगी, तो वही अलाउद्दीन खिलजी वही है, उसी का सेनापति था। कौन कौन था? आइन उल मुल्क, जिसने इस वंश का अंत कर दिया। किसको हराकर? मेलकदेव को हराकर। और इस परमार वंश को, अब परमार वंश को किसमें सम्मिलित कर दिया? दिल्ली सल्तनत में। मतलब मालवा का जो परमार वंश था समाप्त हो गया। परमार वंश को अब क्या कर दिया? मालवा का जो परमार वंश था इसको कहां पर शामिल कर दिया? दिल्ली सल्तनत में। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आप पूरा का पूरा कौन सा वंश पढ़ा दिया मैंने? पूरा का पूरा कौन सा वंश पढ़ा दिया मैंने? ये आपको परमार वंश पढ़ा दिया लगभग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो ताकि आप और चीजों के बारे में जानने को भी मिलेगा। आगे भी पढ़ेंगे हम चीजें, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना। ये सभी चीजें मैंने लगभग सभी चीजें राजा भोज के बारे में मैंने बता दी। तो आगे पढ़ते हैं। एक और वंश जो प्राचीन कालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। लास्ट वंश, वो आपका लास्ट वंश मिलता है आपको कच्छवाहा वंश या कच्छप घात वंश। इस वंश के बारे में जो पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम की कमी है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला इलाका, ये आप देख सकते हो। ये मध्य प्रदेश के उत्तरी वाले इलाके में था 10वीं से लेके 12वीं शताब्दी के मध्य, है ना। शताब्दी का मतलब क्या होता है? जैसे 10वीं शताब्दी बोल रहा हूँ तो 10वीं शताब्दी, जैसे 10वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी बोल रहा हूं तो 10वीं शताब्दी का मतलब होगा आपका 900 से लेके 999 तक का समय। 900 से लेके 999 तक का समय क्या कहलाएगी? आपकी 10वीं शताब्दी कहलाएगी, ध्यान रखना। तो 10वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के मध्य तक ये मध्य भारत वाला इलाका है ना, जो चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में आता है। कि चंबल और ग्वालियर क्षेत्र मतलब पूरा वाला इलाका, ऊपर वाला इलाका, उत्तरी क्षेत्र आता है। इस वंश का था। इस वंश का जो संस्थापक था लक्ष्मण या बारजदामन था, जिसका नाम लक्ष्मण या बारजदामन मिलता है आपको। इसके अलावा इस वंश का एक और शासक था महिपाल, जिसने शस्त्रा अर्जुन या जिसे सास बहू को मंदिर भी कहा जाता है का निर्माण करवाया। कहां पर? ग्वालियर में। जब ग्वालियर के मंदिर पढ़ेंगे तो बहुत सारे मंदिरों के बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा और मंदिर, कनक मठ का जो मंदिर है सिहोनिया मुरैना में स्थित है। मुरैना यहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता है। ग्वालियर यहाँ पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर एक और स्थित है मुरैना में, जो मितावली मुरैना में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका आकार वृत्ताकार है। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि जो वर्तमान संसद भवन है, हमारा जो संसद भवन है उसकी जो हमने जो ली है, मतलब संसद भवन की प्रेरणा स्त्रोत बनाने की जो टाइप, मतलब इसकी डिजाइन हमने कॉपी करके संसद भवन का निर्माण किया है। तो भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। और 64 योगिनी मंदिर में आपकी शिव पूजा की जाती है। कौन सी? शिव पूजा पद्धति को ये बढ़ावा देने के लिए ये वंश। इतनी इस वंश के बारे में जानकारी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस वंश के बारे में, जब हम इस वंश के बारे में पढ़ते हैं कि भैया इस वंश से संबंधित थी एक प्रेम कहानी। इस वंश से संबंधित माना जाता है, इस वंश से संबंधित एक प्रेम कहानी है, वो है ढोला मारू की। ढोला मारू की प्रेम कहानी सही से सुनना। तो भैया आप सभी को पता है प्रेम कहानियां बहुत सी हैं। राजस्थान की धरती प्रेम कहानियों के लिए और वीर सपूतों के लिए जानी जाती है, जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक राजस्थान की धरती में पनपा था ढोला मारू की प्रेम कहानी। क्योंकि जो ढोला था और जो मारू थी, ढोला राजकुमार था, ये नरवर का था। कहाँ का? नरवर का। आप सभी को पता है नरवर का राजकुमार था। और जो मारू थी वो बीकानेर एक जगह है राजस्थान में। कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान में पिंगल जगह है ना। तो मतलब ये आपके पाकिस्तान वाले छोर पर था। ये कहां पर था? मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, है ना। तो इन दोनों की भैया क्या थी कि जब ढोला मारू राजस्थानी भाषा के श्रेष्ठ विज्ञान है नरवर के राजा
साल साल कमर अथवा ढोला राय इस काम में ढोला कहा गया है ना। और पिंगल राजकुमारी थी कौन, मारू, जिसमें कहा गया। इन दोनों की मतलब जब ये था कि ये 3 साल, उम्र 3 वर्ष थी और उम्र 1.5 वर्ष थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो ढोला की उम्र थी वो 3 वर्ष थी और जो मारू की उम्र थी वो 1.5 वर्ष थी। तब इनकी शादी कर दी गई थी, कि पहले कर दी जाती थी, इनकी सगाई मगाई शादी वगैरह कर दी गई थी। तो भैया जैसे जैसे बड़े होते हैं, जो ढोला थे उनके माँ बाप गुजर जाते हैं, इसके बाद ये शासक बनते हैं। इनकी एक और शादी हो जाती है, मालवा में इनकी शादी हो जाती है, तो ये बढ़िया हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन जो मारू थी, बीकानेर राजस्थान में उधर पिंगल देश की जो राजकुमारी थी, उसके एक दिन उसे पता नहीं था कि मेरी शादी हो गई। तो एक दिन सपने में आता है कोई राजकुमार, जो आपके ख्यालों में आती है, आता है, आती है या आता है। तो आया, बढ़िया शादी ब्याह हुआ और मजा आया, खूब बढ़िया एंजॉय हुआ। प्रेम तो प्रेम होता है अंतर मन में, है ना। जैसे एक गूंगा व्यक्ति रहता है, वो अपने अंदर की खुशी नहीं बता सकता, वैसे एक प्रेमी व्यक्ति अपनी अंदर की जो खुशी है वो भी नहीं बता सकता। इसी हाल जब दिन भर खुशी थी, कौन खुश थी, मारू, कि भैया मुझे बहुत अच्छा सपना आया और बढ़िया तरीके से मेरी शादी हो गई। जब इसने ये सपना बताया अपनी माँ को कि मेरा सपनों का राजकुमार कब आएगा, है ना, जो सपनों में देखा है वो कभी ख्यालों में भी आएगा और ख्यालों से निकल कर हकीकत में भी आएगा, इस टाइप से। तो इनकी माँ ने बोला कि तुम्हारी शादी है ना बचपन में हो गई। इन्हें सुन के अचंबा लगा कि शादी हो गई तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरे राजकुमार के पास भेजो, जिससे शादी हो गई उसके पास भेजो। कि भैया वो है यहाँ पर, इधर आप हो, इधर कैसे भेजे। तो जहां से जो राजस्थान की छोर से, पिंगल देश से, इसके बाद जब मारू को पता चलता है कि मेरी शादी हो गई, तो वो लगातार पत्र भेजती है, किसको, ढोला को, कि कब आएगा ढोला। आपने गाना वगैरह सुना होगा बचपन में, मैंने बहुत कहानी सुनी थी, तो मुझे पिंगल देश सुन के अलग ही लगता था, है ना, एक अलग देश होगा। तो वहां से पत्र भेजे जाते थे, लगातार पत्र भेजे जा रहे थे। इधर जो ढोला की जो पत्नी थी, वो लगातार उन खतों को जलाती जा रही थी। जो भी आता था संदेश वाहकों को मरवा देती थी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि जो मारू थी बहुत खूबसूरत थी, उसके चर्चे थे, यहाँ तक उसके चर्चे थे कि बहुत सुंदर है, और वो आ गई तो मेरा तो बेड़ा घर गया, मतलब मैं तो साइड में हो जाऊंगी, मेरी तो कोई चलने वाली नहीं। लेकिन एक दिन जब वो ज्यादा ही रोती है, ज्यादा ही परेशान होती है, तो माँ बाप बोलते हैं कि कहीं नहीं, हम कुछ करते हैं। और चतुर जो संदेश वाहक होते हैं, मारू के माँ बाप भेजते हैं, यहाँ पर आते हैं, और वो गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सुनाते हैं कि इतनी खूबसूरत है, ये है, और वो आपके ग्रह में पड़ी हुई है, और वो आपसे बेहद प्रेम करती है। और आपको जैसे ही डोला को पता चलता कि मेरी शादी हो गई थी बचपन में और मैं भूल चुका हूँ, वो तो भूल चुके थे वैसा, उन्हें याद आता है। और जबकि उनकी जो पत्नी थी उन्हें सब पता था कि हाँ, इनकी शादी हो चुकी है। जैसे ही अब डोला कहता है कि मैं जाऊंगा मेरी दूसरी वाली पत्नी को लेने, तो वो जो सेकंड वाली पत्नी थी, तो वो बातें लगा देती थी कि अभी गर्मी है, गर्मी के मौसम में ना चाहिए, बरसात के मौसम में ना चाहिए, वो बहुत सारी बाढ़ वगैरह की समस्या है, सर्दी के मौसम में ना जाना, ठंड के मारे राजस्थान में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वो लगातार, लेकिन एक दिन तो क्या करता है, जो ढोला था वो फाइनली मानता नहीं है, और वो आ जाता है भैया, मतलब ऊंट पर सवार होकर, तेज जो ऊंट होता है उस पर सवार होकर आ जाता है और अपनी प्रेमिका से मिल जाता है। मिलने के बाद उनके शादी ब्याह का पता चल जाता है, अच्छी उनकी कहानी चलती है। लेकिन जब वो वापस लौट रहे होते हैं, वहां पर जाने के बाद वापस लौट रहा होता है, तो रास्ते में कुछ गुंडे भी मिलते हैं। गुंडे गुंडों से गुंडों से जो बचाती है, मतलब चालाकी से जो बचा ले जाती है, वही थी मारू। तो वो सुंदर के साथ साथ चालाक भी थी और बुद्धिमान भी थी। तो ये ढोला मारू की प्रेम कहानी है, जिसकी बहुत बहुत सारी बुक है जिसके ऊपर लिखी गई, और जो राजस्थान की धरती पर अलग ही ढोला आयो रे आयो टाइप से चलता है, ढोला मारू, बहुत सारे गाने भी सुने होंगे आपने, कहावतें सुनी होंगी। तो ये बात है। वैसे मध्य प्रदेश के इतिहास में इसका कोई योगदान नहीं है, बस बता दिया मैंने यहाँ पे जानकारी के लिए, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।